इधर आसी डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए कृष से कहती है, अरे आप तो नाराज़ हो गए। इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? आप तो खामखा पटाखे फोड़ रहे हैं। आपको जो चाहिए ले लीजिए, वैसे भी यह मेरा घर नहीं है। आसी की बात सुनकर कृष अपने चेहरे पर डेविल मुस्कान लिए कहता है, अब आई ना अकल ठिकाने पर। अगर पहले मान जाती तो तुम्हें मेरा यह खौफनाक रूप नहीं देखना पड़ता। अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है। आसी कृष के हाथ में गन देखकर कांपते हुए कहती है, देखिए अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप इतने खतरनाक हैं। अगर पता होता तो आपसे जो भी उल्टा सीधा बोला वह कभी नहीं बोलती। प्लीज़ बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिए। अपने लिए आसी के मुंह से अंकल सुनकर कृष की आंखें हैरानी से बाहर आ गईं। वह गुस्से में कहता है, तुमने मुझे अंकल कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें कहीं से अंकल दिखाई देता हूँ? कृष की बात सुनकर आसी अपनी आंखें खोलते हुए एक नज़र कृष के ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, आप अंकल नहीं हैं, गलती से जुबान फिसल गई। आप तो इतने यंग हैं। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस। आसी अपनी नादानी में यह सब बोली जा रही थी ताकि किसी तरह कृष के गुस्से से बच सके, लेकिन आसी के मुंह से अपने लिए भैया सुनकर कृष का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इतना दर्द तो उसे तब भी नहीं हुआ था जब आसी ने उसे अंकल कहा था। ना जाने क्यों आसी के मुंह से अपने लिए भैया सुनकर कृष का कलेजा फटकर बाहर आने लगा था। इस वक्त उसका ऐसा मन कर रहा था जैसे वह किसी कुएं में कूद जाए या इस पागल लड़की को सचमुच गोली मार दे। कृष गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैया कहने की? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मुझे सपने में भी भैया कहा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कृष की बात सुनकर आसी कंफ्यूज होते हुए पूछती है, अगर अंकल नहीं कहूँ, भैया भी नहीं कहूँ, तो क्या कहूँ? आप ही बता दीजिए। आसी की बात सुनकर कृष गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ। चुपचाप मेरी चिप दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चिप की बात सुनकर आसी हैरान होते हुए पूछती है, चिप? कौन सी चिप? और आपकी चिप मेरे पास क्या कर रही है? मैं आपकी किसी चिप को नहीं जानती। जानना तो दूर, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है। आसी की बात सुनकर कृष उसके करीब आते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर अपने से लगाते हुए उसके गालों पर अपनी गन को घुमाते हुए कहता है, इतना नादान बनने की या नाटक करने की ज़रूरत नहीं है फायरफ्लाई। मैं जानता हूँ वह चिप तुम्हारे पास ही है। तुम किसके साथ मिली हो यह मुझे बता दो। किसके कहने पर तुमने वह चिप चुराई है? अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगी। बताओ किसके लिए काम करती हो तुम? आसी अपने चेहरे पर गन घूमने से डर रही थी। वह डरते हुए कहती है, देखिए जी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी के लिए काम नहीं करती। मैं तो एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची हूँ। आपकी चिप लेकर क्या करूँगी मैं? सचमुच नहीं जानती आपकी चिप कहाँ है। और आप ही बताइए, आपकी चिप मेरे पास
कैसे आएगी? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, इससे पहले कभी मिली भी नहीं हूँ। आसी की बात सुनकर क्रिस उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, ज़्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे पहचान चुकी हो और अनजान बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन तुम्हारा यह नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी चिप कहाँ है? सीधे सीधे बताओ, वरना तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का हुलिया बिगाड़ दूंगा। क्रिस की बात सुनकर आसी रोने का नाटक करते हुए कहती है, हे कान्हा जी, यह मुझे कहाँ फंसा दिया? यह आदमी कहाँ से जंगली सांड की तरह मेरे पीछे पड़ गया। पता नहीं क्या चिप चिप किए जा रहा है, चिपकू कहीं का। अब आप ही बताइए, चिप्स तो बाज़ार में मिलते हैं, मैं इसे कहाँ से ला कर दूँ? आसी की बात सुनकर क्रिस का सर घूमने लगता है। यह लड़की चिप्स के पैकेट की बात कर रही है। क्रिस मन ही मन सोचता है, क्या आज के ज़माने में कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? क्रिस गुस्से में अपने बाल नोचते हुए कहता है, बेवकूफ़ लड़की, तुम सचमुच बेवकूफ़ हो या मुझे बेवकूफ़ बनाने का नाटक कर रही हो? देखो, मेरे सामने यह गेम खेलने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हारा गेम बजा दूंगा। चुपचाप मेरी वह चिप वापस करो जो तुम्हारे पास है, जो तुमने मेरी मदद करने के वक्त चुराई थी। क्रिस की बात सुनकर आसी हैरान होते हुए पूछती है, मैंने तुम्हारी मदद कब की और मैंने तुम्हारी चिप कब चुराई? तुम साफ साफ बताओगे तभी तो मैं समझ पाऊंगी कुछ। आसी की बात सुनकर क्रिस उसे याद दिलाते हुए कहता है, परसों जंगल में तुमसे जो इंसान मिला था और जिसकी तुमने मदद की थी, वह मैं ही हूँ, और तुमने मेरी मदद करने के बहाने मेरी चिप चुरा ली। चुपचाप मेरी चिप वापस कर दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्रिस की बात सुनकर उसे जंगल वाला सीन याद आता है। आसी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भूत, तुम वही भूत हो ना? अपनी कमर पर हाथ रखकर नाक सिकुड़ते हुए कहती है, अच्छा जी, अब याद आया मुझे। वैसे मैंने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे उस दिन नहीं मार पाए, तो आज मारने के लिए पूरे तामझाम के साथ आए हो। आसी फिर कहती है, अरे मैं पूछती हूँ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे नहीं पता था जंगल में घूमने की तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दोगे। क्या तुम्हें किसी ने मेरे नाम की सुपारी दी है? एक थैंक यू तो बोल नहीं पा सकते तुम? जान के पीछे और पड़ गए। कान्हा जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आशी की बातें सुनकर क्रिस उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए अपने बिल्कुल करीब लाते हुए कहता है, अगर अगले 1 मिनट में तुमने मेरी चिप मुझे वापस नहीं की, तो तुम इसके लिए पछताने वाली हो, क्योंकि तुम नहीं जानती मैं कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ हूँ। तुम्हारी यह खूबसूरत आँखें मेरी प्यास बढ़ा रही हैं। तुम्हारे यह होठ मुझे तुम्हारे करीब बुला रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपना काबू खो दूँ, चुपचाप मेरी चिप मुझे वापस कर दो। क्रिस की ऐसी बातें और हरकत से आसी अंदर तक कांप जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, देखिए प्लीज़ दूर रहिए, ऐसी हरकतें अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं जानती आपकी चिप कहाँ है। इससे पहले कि आसी अपनी बात पूरी कर पाती, क्रिस उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके लोअर लिप्स को अपने होठों से दबाकर किस करने लगता है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला।
अगले ही पल आसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, लेकिन जैसे ही उसे होश आया वह क्रिस के सीने पर हाथ रखते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन वह जितना क्रिस के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही क्रिस की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत होती जा रही थी। क्रिस ने जिस हाथ में गन ले रखी थी, उसी हाथ से उसने आशी के सिर के पीछे हेड होल्ड कर रखा था और दूसरा आशी की कमर पर था, जो कि कमर को बार बार दबा रहा था। क्रिस उसे किस करते हुए उसके होठों पर बाइट भी कर ले रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था। आशी खुद को छुड़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। हालांकि इसकी शुरुआत गुस्से से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्रिस उस किस में खो जाता है। वह आंखें बंद किए हुए उसे फील कर रहा था। लगभग 10 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद आशी बुरी तरह हार चुकी थी, थक चुकी थी और वह ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उसने अपने आप को छोड़ दिया और क्रिस को उसकी मनमानी करने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे क्रिस अपनी उस किस को और भी पैशनेट और डीप किस में तब्दील कर दिया। आशी की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे, लेकिन क्रिस को उससे कोई मतलब नहीं था। वह तो जैसे खुद से कंट्रोल खो चुका था। अचानक उसके अंदर आशी को खुद में समा लेने की इच्छा होने लगी। उसके हाथ भी धीरे धीरे उसकी कमर के से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे उसके हाथ उसके पूरे बदन पर चल रहे थे। कुछ ही पल में उसका एक हाथ आशी के सीने पर था। क्रिस का हाथ अपने सीने पर महसूस होते ही एक बार फिर आशी उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। यह सब होते हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन क्रिस का तो जैसे मानो मन ही नहीं भर रहा था। थक हार कर आशी किसी तरह हिम्मत कर क्रिस के होठों पर एक जोरदार बाइट कर लेती है। ए की आवाज़ के साथ क्रिस की पकड़ उसके होठों और कमर पर ढीली पड़ जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर आशी एक जोरदार धक्का क्रिस को मारती है और कुछ कदम दूर कर देती है। आशी ने क्रिस के होठों पर इतना जोर से काटा था कि क्रिस के होठों से खून निकलने लगा था। आशी रोते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यू ब्लडी मॉन्स्टर। क्रिस को आशी से ऐसी हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र आशी की आंखों से बह रहे आंसू पर पड़ती है और न जाने क्यों उसके दिल में चुभन होने लगती है। आशी रोते हुए कहती है, तुम साले अंग्रेज़ों, तुम लोगों के समाज में यह सब आम बात है। किसी को भी मुंह लगा लिया, किसी के भी करीब आ गए। तुम लोगों में फीलिंग नाम की चीज़ ही नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में यह बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। साले अंग्रेज़ों, तुमने अपने गंदे हाथों से छूकर मुझे खराब किया है। इसके लिए भगवान जी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, देखना तुम। क्रिस आशी को बस देखता ही रहा। आमतौर पर अगर कोई क्रिस से इस तरह बात करे तो वह अगली बात कहने के लिए जिंदा ना बचे, लेकिन आशी की मासूमियत में क्रिस को गुस्सा ही नहीं आ रहा था और आशी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बोलना जारी रखा, जानवर कहीं का, कुत्ता कहीं का, भगवान जी तुझे गर्म तेल की कढ़ाई में पकोड़े की तरह तलेंगे, हंटर से मार मार कर खाल उधेड़ देंगे।
देखना, मैं कान्हा जी से तुम्हारी शिकायत करूँगी। हे प्रभु, हे कान्हा जी, देख रहे हो ना आप इस गंदे घटिया आदमी ने क्या किया मेरे साथ। इसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। अब मैं प्रेग्नेंट हो गए जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी कि उनका बाप एक चोर है। यह बात सुनकर कृष्ण एकदम चौंक गया। आसी अभी भी चुप नहीं हुई। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, यह क्या हुआ। मुझे तो अभी बहुत पढ़ना था, आगे बढ़ना था, कुछ करना था, और इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। कहते हुए आसी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आसी को ऐसी बात रोते हुए देख कुछ पल के लिए कृष्ण हैरान था, लेकिन फिर ना जाने कैसे उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई। कृष्ण समझ चुका था यह लड़की सचमुच बहुत इनोसेंट है, जिसे यह लग रहा है कि सिर्फ एक किस करने से वह प्रेग्नेंट हो गई है। और सबसे बड़ी और ज़्यादा हैरानी उसे इस बात पर हुई कि यह आसी की पहली किस थी। इससे पहले उसने आज तक किसी को किस नहीं किया था। ना जाने क्यों यह जानकर कृष्ण का दिल उछल रहा था। उसके दिल में एक अलग सी गुदगुदी हो रही थी, लेकिन कृष्ण अगले ही पल अपने चेहरे की मुस्कान को गायब करते हुए अपने कदम आसी की तरफ बढ़ाता है। कृष्ण को अपनी ओर बढ़ता देख आसी डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन तभी वह पीछे सोफे पर लड़खड़ाकर गिर जाती है। आसी उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो, मैं कह दे रही हूँ, पहले ही मेरे करीब मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आसी की बात सुनकर कृष्ण अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था फायरफ्लाई कि अगर तुमने मेरी चिप नहीं दी तो तुम्हें पछताना होगा। कृष्ण अपने मोबाइल से एक फ़ोटो निकालकर आसी को दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ देखी है। कृष्ण सोफे पर गिरी आसी के बहुत करीब आकर कहता है, देखो, अगर तुम मुझे वह चिप वापस दे दोगी तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, वरना मैं इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आसी को कृष्ण की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए कुछ कहने वाली होती है, गालियाँ देने वाली होती है कि उसकी नज़र फ़ोटो पर पड़ती है और उसे ख्याल आता है कि यह तो वही प्लास्टिक का टुकड़ा है जो उसने थोड़ी देर पहले टेबल के नीचे लगाया था, टेबल को बैलेंस करने के लिए। आसी गुस्से में कृष्ण को घूरते हुए कहती है, मेरे पास यह चीज़ है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो तुम आज के बाद मेरे सामने कभी नहीं आओगे। मैं तुम्हारी यह घटिया शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। आसी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर कृष्ण के दिल में चुभन होती है। उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आसी उसे पीछे धकेल के वहाँ से उठकर कमरे में जाती है। कृष्ण भी आसी के पीछे पीछे जाता है। आसी टेबल के नीचे से उस चिप को निकालकर कृष्ण के हाथों में पकड़ाते हुए कहती है, यह लो, मरो और दफ़ा हो जाओ। कृष्ण यह देखकर हैरान था कि इस लड़की ने चिप को टेबल बैलेंस करने के काम में लिया था। क्या यह लड़की सचमुच इतनी भोली है या बेवकूफ़ है जो इसे चिप की वैल्यू नहीं पता। अगले ही पल उसके कानों में आसी की आवाज़ गूंजती है, मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी चीज़, अब निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस पर कृष्ण अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए कहता है, फायरफ्लाई, ऐसा तो अब नहीं हो सकता। मैं अब तुमसे दूर नहीं जाने वाला।
तुम हर वक्त मुझे अपने आसपास महसूस करोगी। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊँगा। आशी के होठों पर अपने अंगूठे से को बहुत प्यार से रगड़ते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे होठों का स्वाद बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, और अब इनका स्वाद चखने मुझे आना ही पड़ेगा। और हाँ, सिर्फ किस करने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता, कहकर आशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, उसके लिए किस के आगे कुछ और भी करना होता है। मौका मिला तो तुम्हें वह सिलेबस भी ज़रूर पढ़ाऊँगा। यह कहकर क्रिस मुस्कुराते हुए आंख मारता है। क्रिस की यह बातें सुनकर आशी गुस्से में अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे गाली देते हुए कहती है, यू ब्लडी साइको। क्रिस धीरे से आशी के कान के पास आकर अपनी सांसों से उसे गुदगुदाते हुए प्यार से कान में बाइट कर देता है और कहता है, मेरा इंतज़ार करना। यह कहकर क्रिस अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए वहाँ से निकल जाता है और आशी गुस्से में दांत पीसती रह जाती है। क्रिस के जाने के बाद आशी रोते हुए कमरे के बेड पर बैठ जाती है और खुद से कहती है, कान्हा जी, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छाई का यह सिला मिला है मुझे नहीं पता कि मैं जिस इंसान की मदद कर रही हूँ वह इंसान मदद के लायक है ही नहीं। नफ़रत है मुझे ऐसे लोगों से, और प्लीज़ कान्हा जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आज के बाद उस इंसान का चेहरा मैं देखना भी नहीं चाहती। कहते हुए आशी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अपना पूरा गब्बार निकालने के बाद कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आशी अभी 18 साल की थी सिर्फ। वह अभी अनाथ आश्रम को छोड़कर बाहर कभी नहीं निकली थी, इसलिए दुनियादारी से कोसों दूर है। मन की सच्ची और निश्चल, थोड़ी सी शरारती और बहुत मासूम, शायद यही कारण था कि क्रिस के रूड बिहेवियर के बाद भी उसने क्रिस की मदद की थी। अगर उसमें जरा भी छल कपट होता या दुनियादारी की समझ होती तो शायद वह क्रिस की मदद भी नहीं करती। यह उसका साफ मन और अच्छे संस्कार ही थे कि उसने उस रोज़ क्रिस की जान बचाई थी। लेकिन आज उसके साथ क्रिस ने जो कुछ भी किया वह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, और शायद दुनियादारी का बहुत बड़ा सबक भी। इधर दूसरी तरफ डेविडसन विला। इस वक्त रात के लगभग 3 बज रहे थे। क्रिस अपने विला पर पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में आकर राका को कमरे में बुलाता है। क्रिस का ऑर्डर पाकर राका 5 मिनट में वहां पहुंच जाता है। तुमने मुझे बुलाया क्रिस? हाँ राका, जिस चिप की हम लोगों को तलाश थी वह मुझे मिल चुकी है। अब तुरंत इसे हैक करो और सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर क्रिस राका को चिप दे देता है। राका ओके क्रिस कहकर उस चिप को लैपटॉप में लगाकर चेक करने लगता है और क्रिस फ्रेश होने के लिए जाने लगता है। तभी अचानक राका की नज़र क्रिस के कंधे पर पड़ती है। राका हैरान होकर पूछता है, अरे क्रिस रुको 1 मिनट, यह क्या है? क्रिस अपनी जगह पर रुक जाता है और आसपास देखते हुए पूछता है, क्या हुआ है? राका क्रिस के पास आता है और उसके कंधे से एक झुमका निकालकर अपने कान में लिए पूछता है, यह क्या है? दिखने में तो कोई ज्वेलरी लग रही है, लेकिन काफ़ी अजीब है। यह है क्या? झुमके को देखकर क्रिस को याद आता है कि इसे तो आशी ने अपने कान में पहन रखा था। क्रिस झटके से वह झुमका अपने हाथ में लेता है और सोचने लगता है कि आखिर यह झुमका उसके कपड़ों पर आया कैसे।
तभी कृष को ख्याल आता है कि जब उसने आशी को किस किया था और आशी उससे बचने के लिए हाथ पैर मार रही थी, तो शायद उस वक्त गलती से यह झुमका उसके कपड़ों में फंस गया होगा। आशी को चूमने की याद आते ही कृष के दिल में गुदगुदी सी होती है। एकदम से उसकी आंखें खिल गईं। उसकी आंखों की चमक राका भी नोटिस कर रहा हो था और एक बार फिर पूछता है, यह देखने में तो एक ईयर रिंग लग रहा है, लेकिन है किसका? काफ़ी यूनिक लग रहा है डिज़ाइन। मुझे नहीं लगता आजकल की मॉडर्न लड़कियां इस तरह के इंडियन ईयर रिंग पहनती हैं। कहते हुए राका इस ईयर रिंग को वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन कृष अपने हाथ पीछे खींच लेता है। कृष ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, इसे छूने की ज़रूरत नहीं है। जिसे छूकर सुनकर राका एक पल के लिए हैरान रह गया कि वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, ओके ओके, नहीं छेड़ूंगा, लेकिन यह है किसका? और तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें यह चिप मिली कहाँ से? अगले ही पल राका का दिमाग ठनकता है और वह मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहता है, शायद आई नो हु इज सी। अगर मैं सही हूँ तो यह वही टर्मरिक वाली लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई। क्या मैं सही हूँ? कृष अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाता। राका फिर पूछता है, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? क्या तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो कृष? कृष से कोई जवाब ना पाकर राका उसे छेड़ने लगता है। क्या तुम दोनों के बीच इतनी नज़दीकियां बढ़ गई हैं कि उस लड़की का झुमका भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा और तुम उसकी निशानी को अपने साथ यहाँ तक ले आए? अच्छी बात है, कृष कहता है, अपने काम से मतलब रखो। जो काम दिया है उसे करो, फालतू की बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। ऐसा कहकर कृष अपनी इमेज को बरकरार रखते हुए बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। बाथरूम मिरर में अपने होठों को देखकर उसे आशी की होठों की स्वाद की याद आ गई और आशी की मदहोश कर देने वाली खुशबू, और वह पल जब वह उसके करीब था, वह सब याद करके कृष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह उस झुमके को देखकर कहता है, फायरफ्लाई, जल्दी मुलाकात होगी, इस बार सिर्फ किस नहीं होगी। कृष अभी इन ख्यालों में खोया ही था कि दरवाजे पर किसी की नॉक हुई। कृष कमर पर टॉवल लपेटा और बाथरूम से बाहर आकर अपने रूम का दरवाज़ा ओपन किया। उसके सामने लिंडा थी, रेड कलर की वन पीस में। एक कृष लिंडा को ऊपर से नीचे तक देखता है और इससे पहले कि वह कुछ बोलता, लिंडा ने कृष के सीने पर हाथ रख दिए और बड़े ही सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, मुझे लगा किंग थक गए होंगे और उन्हें कुछ स्पेशल फील कराया जाए। कृष एक नज़र लिंडा के हाथों को देखा जो उसके सीने पर थे और दूसरी नज़र लिंडा की आंखों में। कृष ने लिंडा के हाथों को हटाया और गुस्से में कहा, बिना मेरी इजाज़त तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की या फिर मेरे रूम को नॉक करने की? इसका खामियाजा आज तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर कृष पीछे पलट जाता है और बिस्तर पर पड़ी पिस्टल उठाई और लिंडा पर फायरिंग कर दिया। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है यह पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी मैं थोड़े से छोटे एपिसोड बना पा रहा हूँ,
इसे आगे चल के मैं और बड़े करने वाला हूँ। 1 घंटे तक अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लेके आने वाला हूँ।